मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे थे पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन से रिलेटेड आपको एक एनिमेशन वीडियो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से पॉलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। उसके लिए यहाँ पर एक वीडियो है, देखेंगे आप, देखिए। तो पॉलिनेशन किस तरह से पॉलिनेशन की मैकेनिज्म कंप्लीट हो रही है, इधर देखेंगे। ये फ्लावर के पार्ट है, मेल और फीमेल पार्ट। ये पोलन ग्रेन्स जिसका ट्रांसफर हुआ किस पर, स्टिग्मा तक। ये देखो, ये ट्रांसफर क्रॉस पोलिनेशन में एक दो डिफरेंट प्लांट होंगे। फिर ये पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। पोलन ट्यूब के अंदर ये मेल गैमेट आगे मूव करेंगे और ये किसके पास पहुंचेंगे, एग सेल के पास। फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा, जाइगोट से डिवाइड करके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। फिर ओव्यूल वगैरह वो सीड में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस तरह से मैकेनिज्म कंप्लीट होगी किसकी, पॉलिनेशन। ठीक है ना, एक बार और देख लीजिए। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पॉलिनेशन की। तो पॉलिनेशन टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया था। इससे आगे हमको यहाँ से लेकर डिस्कस करना है कि पोलन ट्यूब की एंट्री एम्ब्रियो सेक के अंदर किस तरह से हो रही है। इसकी हमने एक एनिमेशन वीडियो भी अभी देखी कि पोलन ट्यूब किस तरह से एंटर कर रही है। माइक्रोपाइल वाले रीजन से इसको पोरोगेमी बोलते हैं। पोलन ट्यूब एंटर्स थ्रू एग एपरेटस, एग एपरेटस से एंटर करती है। एक सिनर्जी जो होती है वो स्टार्टिंग में डिजेनरेट हो जाती है, बाद में दूसरी जो सिनर्जी होती है वो फर्टिलाइजेशन के बाद में डिजेनरेट हो जाती है। अब हम स्टार्ट करते हैं फ्यूजन ऑफ गैमीट से या डबल फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ गैमीट से अगर हम बात करें तो एक पोलर न्यूक्लियाई जो है वो दूसरे पोलर न्यूक्लियाई के साथ में जब फ्यूजन करेगा, दोनों हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है, तो सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करेंगे जो एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होगी। वन मेल गैमीट प्लस सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है वो दोनों फ्यूजन करेंगे, जिसको हम बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन के अंदर इसलिए इसका नाम दिया गया है, इसमें 3 न्यूक्लियस जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। ट्रिपल फ्यूजन को फॉल्स फर्टिलाइजेशन बोलते हैं क्योंकि इसमें जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। इसलिए यहाँ पर जो सेल बनती है उसको बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के अंदर क्या होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। ठीक है ना। इसके बाद सेकंड मेल गैमीट जो होता है वो एक सेल के साथ में फ्यूजन करेगा, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, इसका फॉर्मेशन करेंगे जाइगोट। ये जो एक सेल और मेल गैमीट का फ्यूजन, इसको बोलेंगे हम सिनगेमिया थ्रू फर्टिलाइजेशन। इससे किसका फॉर्मेशन होगा, जाइगोट। जाइगोट एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है और एक सिंगल सेल होती है, और जाइगोट से आगे फॉर्मेशन किसका होगा, एम्ब्रियो का। इसके बाद अगर हम बात करें डबल फर्टिलाइजेशन, तो डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर ट्रिपल फ्यूजन और सिनगेमी दोनों हो रही है। ये स्पेसिफिक फीचर है किसका, एंजियोस्पर्म प्लांट का। कि एंजियोस्पर्म के अंदर ये स्पेसिफिक यूनिक है, उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो ये केवल डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म के अंदर ही पाया जाता है। डबल फर्टिलाइजेशन की डिस्कवरी की बात करें तो पहली बार जो डबल फर्टिलाइजेशन वो डिस्कवर किया गया था नवासिन के द्वारा लिलियम और फ्रटिलेरिया नाम के प्लांट के अंदर। अगर हम बात करें फर्टिलाइजेशन की, क्योंकि फर्टिलाइजेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के अंदर या फिर इनका पॉलिनेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि प्लांट्स के अंदर अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म के अंदर जो मेल और फीमेल गैमेट है दोनों क्या है, नॉन मोटाइल है। तो नॉन मोटाइल के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम साइफोनोगेमी। ठीक है ना। अब फर्टिलाइजेशन हो गया है, फर्टिलाइजेशन के बाद में कौन कौन से चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे, तो उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वो आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। यानी फर्टिलाइजेशन के बाद में अब कौन कौन से चेंज आने वाले हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद में चेंज आएंगे तो जाइगोट जो बनाए वो जाइगोट किस में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो के अंदर। जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है इसके अंदर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है वो कन्वर्ट हो जाएगा एंडोस्पर्म के अंदर, जो नरिशमेंट प्रोवाइड करवाएगा एम्ब्रियो को। ओव्यूल जो होगा, इसका जो ओव्यूल है ये ओव्यूल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सीड के अंदर, और जो ओवेरी वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, क्योंकि जाइगोट जो बना है अब उस जाइगोट को नरिशमेंट करने के लिए, न्यूट्रिशन देने के लिए तुमको पहले न्यूट्रिशन होगा तभी वो ग्रो कर पाएगा। तो एम्ब्रियो को ग्रो कराने के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत है, और न्यूट्रिशन कौन देता है, एंडोस्पर्म। इसलिए हम यहाँ पर पहला टॉपिक पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म की बात करें तो एंडोस्पर्म का क्या होता है, प्रोवाइड नरिशमेंट टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है उस ग्रोइंग एम्ब्रियो को क्या करता है, ये नरिशमेंट या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का काम करता है कौन, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म की बात करें तो दो तरह के एंडोस्पर्म यहाँ पर हम देख रहे हैं, एक तो है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और एक है सेल्यूलर एंडोस्पर्म। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के अंदर बात करें या सेल्यूलर एंडोस्पर्म की बात करें तो इनमें मेन डिफरेंस क्या है। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के अंदर क्या होगा, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है उसके अंदर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस क्या करेगा, फ्रीली डिवाइड करेगा। फ्रीली डिवाइड करेगा, जब न्यूक्लियस डिवाइड करता है तो न्यूक्लियस के डिवीजन को बोलते हैं हम कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बनेंगे, फिर वापस करेगा 4 न्यूक्लियस बनेंगे, फिर वापस करेगा 8। इस तरह से न्यूक्लियस का फ्रीली डिवाइड होगा। इस तरह से हमारे पास एक सेल बनेगी जिसको बोलेंगे हम मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल।
मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल जो अभी हमारे पास बनी है, एक सेल है लेकिन इसके अंदर मल्टी न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इस सेल को नाम देते हैं मल्टी न्यूक्लिएट सेल। मल्टी न्यूक्लिएट सेल के बाद में अब ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या करेगी, साइटोकाइनेसिस करेगी, साइटोप्लाज्म का डिवीजन करेगी, और साइटोप्लाज्म के डिवीजन करने से ये जो न्यूक्लियस है इनके अराउंड एक एक सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ पर एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरह का जो एंडोस्पर्म है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ये मोस्ट कॉमन है डाइकोट के अंदर। अगर हम बात करें डाइकोट के अंदर मोस्ट कॉमन जो एंडोस्पर्म पाया जाता है वो कौन सा है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। एग्जांपल जैसे बात करें कॉटन है, मेज है, कोकोनट वाटर है। ये कोकोनट वाटर वाला जो क्वेश्चन है ये कई बार नीट के अंदर भी पूछा हुआ है कि नीट के अंदर पूछता है कि कोकोनट का जो वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर, वो कौन सा एंडोस्पर्म है, तो वो कौन सा एंडोस्पर्म है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इसके बाद बात करें सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म और न्यूक्लियर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में मेजर डिफरेंस है कि यहाँ पर तो न्यूक्लियस फ्रीली डिवाइड करता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा, उसके इमीडिएट फॉलो क्या करेगा, साइटोकाइनेसिस फॉलो करेगी। जैसे यहाँ पर ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, ये पहले कैरियोकाइनेसिस करके दो न्यूक्लियस बनाएगी, दो न्यूक्लियस फिर दो न्यूक्लियस का जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड करेगा और दो सेल बनाएगा, फिर इसके बाद में कैरियोकाइनेसिस होगी, फिर उसके बाद में साइटोकाइनेसिस होगी। इस तरह से यहाँ पर क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस के साथ में ही साइटोकाइनेसिस को फॉलो किया जाता है। इस तरह का जो एंडोस्पर्म होता है इसको क्या बोलते हैं, सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म की बात करें तो प्रिमिटिव जो एंजियोस्पर्म है, प्रिमिटिव हमारे जो बात करें तो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा पिट्यूनिया, कोकोनट का एडिबल पार्ट, ये भी पूछा हुआ है कि कोकोनट का एडिबल पार्ट जो है वो तो है सेलुलर एंडोस्पर्म, और कोकोनट का जो वाटर है या ड्रिंकिंग वाटर वो कौन सा एंडोस्पर्म है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो ये हम बात कर ली। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। हमने अगर इन दोनों अगर हम बात करें, दो एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेलुलर एंडोस्पर्म के अलावा एक टाइप का जो एंडोस्पर्म और पाया था, इसको बोलते हैं हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, ठीक है ना। वो ज्यादा हमारे डिटेल में है नहीं, इसलिए हम बात करते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एम्ब्रियोजेनेसिस या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अब हमने एंडोस्पर्म बना लिया है, एम्ब्रियो को नरिशमेंट देने के लिए हमने न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट जो है फुलफिल कर ली। अब एम्ब्रियो धीरे धीरे ग्रो करेगा। एम्ब्रियो के ग्रो करने को या एम्ब्रियो का फॉर्मेशन जो है, यहाँ पर लिखा हुआ एम्ब्रियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की बात करें तो वो मोनोकोट के अंदर और डाइकोट के अंदर अलग अलग तरह का डेवलपमेंट होता है। जनरली बात करें इनिशियल स्टेज जो होती है डेवलपमेंट की, मोनोकोट एम्ब्रियो हो या डाइकोट एम्ब्रियो, दोनों के अंदर इनिशियल स्टेज तो सेम होती है, लेकिन अल्टीमेटली जब डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो, तो डेवलप होने पर मोनोकोट और डाइकोट के अंदर हमको अलग अलग एम्ब्रियो देखने को मिलते हैं। तो हम बात करते हैं पहले एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन डाइकोट। डाइकोट की अगर हम बात करें तो डाइकोट के अंदर एंडोस्पर्म कैसे बनेगा या डाइकोट के अंदर किस तरह से डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का। तो डाइकोट की अगर हम बात करें तो डाइकोट के अंदर किस तरह से होगा, अभी हमने बात किया कि एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन है, एम्ब्रियो बना कहां से, तो एम्ब्रियो बनता कैसे है, जब सेकेंड मेल गेमीट और एग सेल जब फ्यूज करते हैं, तो सेकेंड मेल गेमीट और एग के फ्यूजन से, यहाँ पर हमने बात करी थी कि सेकेंड मेल गेमीट और एग सेल फ्यूजन करते हैं, इसको सिनगेमी बोलते हैं, और किसका फॉर्मेशन करते हैं, जाइगोट। अब ये जाइगोट की जो सिंगल सेल है, ये सिंगल सेल डिवाइड करेगी, इस तरह से डिवाइड करेगी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, ये जाइगोट है, यहाँ पर हम बात करें ये क्या है, एंडोस्पर्म पूरा, इसके अंदर ये जाइगोट है, ये जाइगोट एक सेल है, ये जाइगोट क्या करेगी धीरे धीरे, ये जो जाइगोट है, जाइगोट के अंदर क्या होगा कि साइटोप्लाज्म का इंक्रीमेंट होगा, यहाँ पर होगा, ये चेलेजल एंड है इसका और ये माइक्रोपाइल एंड है, ये इसके अंदर जो भरा हुआ है जाइगोट के अराउंड में, ये क्या है सब एंडोस्पर्म जो नरिशमेंट देगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा किसको, जाइगोट को। अभी जो जाइगोट है ये क्या करेगा, अपने अंदर साइटोप्लाज्म को इंक्रीज करेगा, साइटोप्लाज्म को इंक्रीज करने पर अभी जो सेल बनेगी जाइगोट की, इस सेल को क्या नाम देंगे हम, oospore। oospore की बात करें तो oospore क्या करेगा, ट्रांसफर डिवीजन करेगा। इधर देख लो, जब समझाता हूँ जब ध्यान कर रहा है, पता नहीं तुम्हारा फिर समझ में नहीं आएगा। ट्रांसफर डिवीजन, तो ये जो सेल है oospore वो क्या करेगी, ट्रांसफर डिवीजन करेगी, ट्रांसफर डिवीजन करेगी, तो ट्रांसफर डिवीजन से दो सेल बनेगी, दो सेल में से एक जो सेल है जो किस एंड पे, चेलेजल एंड पर, उसको नाम देंगे हम एपिकल या टर्मिनल सेल, या फिर इसको नाम देंगे एम्ब्रियोनल सेल। दूसरी जो सेल होगी जो माइक्रोपाइल एंड पे होगी, उस सेल को नाम देंगे हम बेसल सेल या सस्पेंशन सेल। अब ये जो सेल है ये दोनों सेल क्या करेगी, बोथ सेल्स डिवाइड साइमल्टेनियसली। अब ये दोनों सेल साइमल्टेनियसली डिवाइड करेगी, और साइमल्टेनियसली डिवाइड करके जो ऊपर वाली सेल है, कौन सी सेल, एपिकल या टर्मिनल एम्ब्रियोनल सेल, ये तो आगे डिवाइड करेगी, डिवाइड करके 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल इस तरह से बनाएगी, और
प्रो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगी, यानी एम्ब्रियो से पहले वाली जो स्टेट होती है इसको बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो। तो प्रो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगी कौन सी सेल, एपिकल या टर्मिनल सेल। जबकि नीचे वाली सेल जो है बेसल या सस्पेंशन सेल, ये क्या करेगी, ग्रो करेगी, ग्रो करके धीरे धीरे स्टॉक का फॉर्मेशन करती जाएगी। फिर इसके बाद में जब ये डिवाइड करेगी आगे प्रो एम्ब्रियो के बाद में, तो ये हमारे पास 8 सेल एम्ब्रियो बनेगा। ये 4 सेल एम्ब्रियो था, इसके बाद में हमारे पास 8 सेल एम्ब्रियो बनेगा। 8 सेल एम्ब्रियो की शेप की बात करें तो किस तरह का, ये ग्लोब्यूलर शेप है इसकी। ये देख रहे हैं आपको, ये ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको ग्लोब्यूलर सेल बोलते हैं। अगर हम बात करें तो ये जो सेल हमको दिख रही है, ये स्ट्रक्चर दिख रही है, इसके अंदर 4 तो है एपीबेसल सेल और 4 कौन सी है, हाइपोबेसल सेल। 2 सेल हमको इनके पीछे वो दिखाई नहीं दे रही है, हमको सिर्फ 4 ही दिखाई दे, लेकिन ये 8 सेल एक्चुअल में। 4 सेल इनके पीछे की ओर इस तरह से दिख रहा है, ये 4 सेल हमको फ्रंट से दिख रही है, 4 सेल पीछे की ओर प्रेजेंट है। तो 4 सेल तो जो है वो क्या है, एपीबेसल सेल ऊपर वाली, और नीचे वाली जिनको क्या नाम देते हैं, हाइपोबेसल सेल। नीचे जो स्ट्रक्चर होगी, ये वाली स्ट्रक्चर जो है कौन सी सेल थी, बेसल या सस्पेंशन सेल। ये धीरे धीरे ग्रो करेगी, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगी। सस्पेंशन सेल से किसका फॉर्मेशन होगा, सस्पेंसर का। सस्पेंसर और जो हमारे पास जो ग्लोबुलर एम्ब्रियो है, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होती है, इसका नाम देते हैं हम हाइपोफाइसिस, ठीक है ना। ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है इसको क्या नाम देते हैं हम, सस्पेंसर। इसके बाद में 8 सेल जो एम्ब्रियो है, ये 8 सेल एम्ब्रियो आगे फर्दर डिवाइड करेगा, और फर्दर डिवाइड करके फिर ये 16 सेल एम्ब्रियो बन जाएगा। 16 सेल एम्ब्रियो की बात करें तो जो शेप होती है वो कैसी होती है, हार्ट शेप, यानी हार्ट शेप अचीव कर लेता है। हार्ट की शेप का बन जाता है। अब हार्ट की शेप का जो बन गया एम्ब्रियो, इसके अंदर बात के 2 रीजन होते हैं, एक तो होता है एपिकोटाइल और एक होता है हाइपोकोटाइल। इसके बाद में ये आगे हार्ट शेप एम्ब्रियो जो और फर्दर डिवाइड करेगा, डिवाइड करके क्या हुआ, ये कंप्लीट इस तरह का आगे क्या कर रहा है, ये जो हार्ट शेप है इसकी हार्ट शेप थोड़ी और ग्रूव करती जाएगी, 2 एक कोटिलिडन का फॉर्मेशन करेगी। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 कोटिलिडन। और ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाई थी एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, प्लोम्यूल के अंदर, और हाइपोकोटाइल किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, रेडिकल के अंदर। इस तरह से अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो फिर ये आगे जो लास्ट स्ट्रक्चर हमारे पास दिख रही है, ये अल्टीमेटली एम्ब्रियो जो किसके अंदर, डाइकोट के अंदर पाया जाता है। ये देखो इस तरह का एम्ब्रियो दिख रहा है यहाँ पर, ये इसका प्लोम्यूल है, ये इसका रेडिकल है। प्लोम्यूल और रेडिकल को आपस में कनेक्ट करने वाली जो एक्सिस होती है उसको बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये एपिकोटाइल है और नीचे वाला हाइपोकोटाइल। ये जो एक्सिस के बीच में यहाँ पर ये लेयर बनाई है, इससे ऊपर वाला जो पार्ट है उसको बोलेंगे एपिकोटाइल और नीचे वाले को बोलेंगे हाइपोकोटाइल। रेडिकल जो है ये किसका फॉर्मेशन करेगा, तो रेडिकल करेगा फ्यूचर रूट का फॉर्मेशन। फ्यूचर रूट बनेगी इससे रेडिकल से, और रूट के अराउंड में एक कैप बनेगा जो उसको रूट कैप बोलते हैं, जो रूट के अंदर के स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने का काम करता है। प्लूम्यूल की बात करें तो प्लूम्यूल क्या करता है, ये आगे फॉर्मेशन करता है इसका फ्यूचर शूट का। तो इस तरह से क्या होता है, ये डाइकोट के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ मोनोकोट एम्ब्रियो। हमने कहा कि डाइकोट और मोनोकोट एम्ब्रियो की बात करें तो अर्ली स्टेज जो होती है, ये अर्ली स्टेजेस तो क्या होती है, डाइकोट एम्ब्रियो में भी सेम होती है, लेकिन अल्टीमेटली बात करें तो अल्टीमेट क्या होता है कि ये हमारे पास डाइकोट का एम्ब्रियो होता है एक्चुअल में। ऐसी अगर हम बात करें मोनोकोट के अंदर तो इस तरह की स्ट्रक्चर हमको दिखाई देती है। ये जो एम्ब्रियो हमको दिख रहा है ये किसका एम्ब्रियो है, मोनोकोट का एम्ब्रियो। मोनोकोट एम्ब्रियो की बात करें तो मोनोकोट एम्ब्रियो के अंदर क्या होता है, ये स्कूटेलम होता है, वो कहता है शील्ड शेप प्रेजेंट लेटरल ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, यानी जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है उस एम्ब्रियोनल एक्सिस के लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है स्कूटेलम, जिसको किसकी शेप होती है, इसकी शील्ड शेप। जैसे यहाँ पर तो हमें हार्ट शेप मिला था, यहाँ पर कौन सी शेप है, इसकी शील्ड शेप है, इसकी स्कूटेलम की। यहाँ पर बात करें तो ये एपिब्लास्ट है इसका, नीचे ये कोलेप्टाइल, ये इसके बाद में प्लूम्यूल, ये रेडिकल, रेडिकल के नीचे रूट कैप, और ये फिर कोलियोराइजा। प्लूम्यूल फ्यूचर शूट बनाएगा, रेडिकल फ्यूचर रूट का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरह से क्या है, ये जो स्ट्रक्चर हमको, ये जो एग्जांपल हमने लिखा है ये मेज का एग्जांपल है, इसका है मेज का एम्ब्रियो, ठीक है ना। तो ये हमने मोनोकोट और डाइकोट के एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की बात करी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल टू सीड। तो हमने जाइगोट को डेवलप करके एम्ब्रियो बना लिया, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से हमने एंडोस्पर्म बना लिया, दोनों फंक्शन हो गए। तीसरा जो होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर वो क्या होता है, ओव्यूल जो होता है वो किसमें कन्वर्ट होता है, अब सीड के अंदर। ओव्यूल की बात करें तो ओव्यूल क्या है, ओव्यूल धीरे धीरे आगे क्या करेगा, फर्टिलाइज होगा, और फर्टिलाइज जो ओव्यूल है या इंटेग्यूमेटेड जो एम्ब्रियो, इंटेग्यूमेटेड जो मेगास्पोरेंजियम है वो इंटेग्यूमेट मेगास्पोरेंजियम को क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, सीड, ठीक है ना। ये ओव्यूल किसमें कन्वर्ट हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद में, सीड के अंदर। जैसे जाइगोट तो किसमें कन्वर्ट हो गया, एम्ब्रियो के अंदर,
एंडोस्पर्म, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल थी वो किसमें कन्वर्ट हो गया, एंडोस्पर्म के अंदर। तीसरी जो सेल है जिसका नाम है ओव्यूल, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सीड के अंदर। और चौथी सेल जो होती है ओवरी, जो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट के अंदर। तो पहले हम सीड की बात करें, सीड का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो ओव्यूल जो है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, सीड के अंदर। यहाँ पर लिखा हुआ है फर्टिलाइज्ड ओव्यूल या इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम होती है, उसको क्या बोलते हैं, सीड। ऑल स्ट्रक्चर इनसाइड सीड कोड, यानी सीड कोड, अगर हम बात करें सीड के अराउंड जो कवरिंग दिखाई देती है उसको बोलते हैं सीड कोड। और हमने स्टार्टिंग में बात करी थी मेगास्पोर, तो हमने बात कर ली थी कि सीड कोड के अराउंड जनरली बात करें जो कवरिंग पाई है उसको बोलते हैं सीड कोड। सीड कोड दो होता है, एक तो आउटर सीड कोड होता है जिसको बोलते हैं टेस्टर, और इनर वाले को टैगमेन बोलते हैं, ठीक है ना। इस तरह से सीड के अराउंड कवरिंग पाई जाती है। तो सीड कोड, मान लो ये सीड है, अब इस सीड के अराउंड कोटिंग दिख रही है हमको। इस सीड कोटिंग के अंदर जैसे मान लो हमारे पास कोई बॉल है, बॉल को हमने बॉक्स में रख दी, तो जो बॉक्स है वो बॉक्स को क्या हो गया हमारा सीड कोड। अब उस बॉक्स के अंदर जो भी चीजें रखी हुई है उन सभी चीजों को कंप्लीटली क्या बोलते हैं, हम करने हैं, ठीक है ना। इसके बाद बात करें टिपिकल सीड की, तो टिपिकल सीड के अंदर क्या होती है, तीन स्ट्रक्चर पाई जाती है जनरली। ये सीड के अंदर बात करें, सीड के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, तो सीड के बाहर एक तो सीड कोड होता है, जो टेस्ट है और टैगमेन होते हैं। इसके अलावा बात करें तो एम्ब्रो या कोटलीडन होते हैं। तो जैसा भी हमने बात करी यहाँ पर हमने एम्ब्रियो की बात की, तो ये जो कोटलीडन दिख रहे हैं हमको, ये क्या है, ये सब ये जो एम्ब्रियो है वो किसके अंदर है, सीड के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सीड के अंदर प्रेजेंट होता है, क्या होता है, एक तो सीड कोड, दूसरा होता है एम्ब्रियो जिसको कोटलीडन बोलते हैं, और क्या होते हैं यहाँ पर एम्ब्रियोनल एक्सिस, और तीसरा पार्ट होता है उसके अंदर एंडोस्पर्म, जो एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है। अब एंडोस्पर्म, कुछ सीड के अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है और कुछ सीड के अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता है। यानी जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है तो डेवलपमेंट के टाइम पे कुछ एंडोस्पर्म तो यूज कर लिया जाता है और कुछ कंप्लीटली यूज कर लिया जाता है। तो इस बेसिस पर यानी एंडोस्पर्म प्रेजेंट है या नहीं है सीड के अंदर, इस बेसिस पर हम जो सीड है उसको दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन से सीड, एक तो है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड जिनको हम बोलेंगे नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, या फिर बोलेंगे हम एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड का मतलब है ऐसे सीड जिनके अंदर एंडोस्पर्म नहीं है, एंडोस्पर्म एब्सेंट है, ऐसे सीड को क्या बोला जाता है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एंडोस्पर्म एब्सेंट एट मैच्योरिटी, जब मैच्योर होता है सीड, तो मैच्योरिटी के टाइम पे क्या होता है कि सीड डेवलपमेंट, जब सीड मैच्योर हो रहा है तो उस टाइम पे क्या होता है कि इस एंडोस्पर्म को यूज कर लिया जाता है, कंप्लीटली यूज कर लिया जाता है, इसलिए एंडोस्पर्म क्या होता है, खत्म। इस तरह के सीड को क्या बोलते हैं हम, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड या फिर नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। एग्जांपल की बात करें तो मोस्ट ऑफ डाइकोट जो है, जितने भी डाइकोट है सभी कौन से होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है ग्राम, पी, बीन, ग्राउंडनट, ये सभी का डाइकोट है जो कैसे हैं, ये नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी होता है कि एक कुछ मोनोकोट भी होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है। जैसे यहाँ पर नाम दे रहे हैं कैस्टर, जो एरंडी होती है कैस्टर, वो एक मोनोकोट है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है, इसलिए इसको भी किसमें रखा गया है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के अंदर। दूसरे टाइप के जो सीड है उनको बोलते हैं हम एंडोस्पर्मिक सीड या एल्ब्यूमिनस सीड। एंडोस्पर्मिक सीड या एल्ब्यूमिनस सीड का मतलब है जिनके अंदर सीड प्रेजेंट है, ऐसे सीड को क्या बोला जाता है, एंडोस्पर्म। यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिटेन ए पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म नॉट कंप्लीटली यूज्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, यानी जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है तो उस टाइम पे पूरा के पूरा एंडोस्पर्म को क्या है, यूज नहीं किया जाता है, कुछ पार्ट जो है एंडोस्पर्म का वो रिटेन रह जाता है सीड के अंदर। ऐसे सीड को क्या बोलते हैं हम, एंडोस्पर्मिक सीड या एल्ब्यूमिनस सीड। एग्जांपल की बात करें तो मोस्ट ऑफ मोनोकोट जो होते हैं, तो मोस्ट ऑफ मोनोकोट सीड होते हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है, एंडोस्पर्मिक सीड, जैसे है व्हीट है, राइस है, कोकोनट है, बार्ले, मेज, ये सब मोनोकोट है जिनके अंदर क्या पाया जाता है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, इसलिए इनको बोला जाता है एंडोस्पर्मिक सीड। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है कि एक डाइकोट है जिसका नाम है ऑर्चिड। ऑर्चिड प्लांट जो होता है, इसके जो सीड होते हैं उस सीड के अंदर क्या होता है, कुछ अमाउंट में एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, इसलिए उसको किस में रखा गया है, यहाँ पर एंडोस्पर्मिक सीड के अंदर। तो नॉन एंडोस्पर्मिक और एंडोस्पर्मिक सीड के अंदर मेजर ये है कि नॉन एंडोस्पर्म में तो एंडोस्पर्म एब्सेंट है और एंडोस्पर्मिक सीड के अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट है सीड के अंदर। ये डाइकोट वाले होते हैं, जनरली बात करें तो एंडोस्पर्मिक होते हैं मोनोकोट, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन लिखा हमने कैस्टर, ये मोनोकोट है, होना एंडोस्पर्मिक होना चाहिए, लेकिन क्या है इसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं होता, इसलिए इसको इसमें रखा गया है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के अंदर। वहीं अगर हम बात करें ऑर्किड प्लांट की, तो ये डाइकोट है, होना ये नॉन एंडोस्पर्मिक सीड चाहिए था, लेकिन इसके अंदर कुछ अमाउंट में क्या होता है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, इसलिए किसमें रखा गया इसको, डाइकोट सीड के अंदर, या सॉरी इसमें रखा गया एंडोस्पर्मिक सीड के अंदर। तो ये किसका डेवलपमेंट हो गया, सीड का। अब ये सीड जो है अगर हम बात करें तो ये, अब देखो सीड जो पार्ट है वो सीड के बाद में
ये हमको कुछ सीड की स्ट्रक्चर दिख रही है यहाँ पर, जैसे एग्जांपल दे रखा है, मेज का सीड दे रखा है, किसका है, मेज। तो ये मेज के सीड के बाहर जो कोट, ये कवरिंग दिख रही है, इस कवरिंग को क्या नाम देते हैं हम, पेरिकार्प। अब ये सीड जो है, इस सीड के अंदर यहाँ पर ये एंडोस्पर्म है, और एंडोस्पर्म के अंदर क्या है, स्क्यूटेलन। जैसे अभी हमने बात करी थी एम्ब्रियो की, तो एम्ब्रियो के अंदर देखा था हमने जितने भी मोनोकोट के एम्ब्रियो होते हैं, उन मोनोकोट के एम्ब्रियो के अंदर क्या होता है, जो एंडोस्पर्म के जो एम्ब्रियो होता है उसको क्या नाम है, स्क्यूटेलन। तो यहाँ पर ये नाम दे रखा है, ये डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर कि मोनोकोट जो है मेज, उसका सीड दे रखा है, इसको स्क्यूटेलम नाम देते हैं। एंडोस्पर्म के नीचे होता है एम्ब्रियो, ये एंडोस्पर्म में जो नरिशमेंट देगा और इसकी जो कवरिंग होगी सीड की, उसको क्या बोलेंगे, पेरिकार्प। अब ये जो एंडोस्पर्म है, इस एंडोस्पर्म के बाहर एक लेयर पाई जा रही है, एक प्रोटीन लेयर पाई जाती है जो ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है। इस प्रोटीन लेयर को, ये जो दिख रही है हमको, ये वाली है राउंड वाली जो स्ट्रक्चर दिख रही है, ये लेयर दिख रही है एंडोस्पर्म के अराउंड, इस लेयर को नाम देते हैं हम एल्यूरोन लेयर, जो प्रोटीन की बनी होती है और एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। कई बार ये नीट में अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो एल्यूरोन लेयर है वो डिप्लॉइड होती है या हैप्लॉइड होती है या फिर मोनो ट्रिप्लॉइड होती है। तो अगर हम बात करें तो एल्यूरोन लेयर जो है, जो प्रोटीन की बनी हुई है, वो कैसी है, ट्रिप्लॉइड है, कैसी है, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। इसके अलावा बात करें तो ये पॉलीपेप्टाइड है, जो प्लूम्यूल को अराउंड कवरिंग पाई जा रही है, प्लूम्यूल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने का काम करेगा। ये प्लूम्यूल है जो किस में कन्वर्ट होगा, फ्यूचर शूट के अंदर। दूसरा ये रेडिकल है जो फ्यूचर रूट का फॉर्मेशन करेगा सीड के अंदर। ये कोलियोराइज है जो रेडिकल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये जो फिगर है एनसीईआरटी का है, मेज सीड है, मेज जो है मक्का, उसका सीड का एग्जांपल देगा। देखो आफ्टर फर्टिलाइजेशन की बात करें तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन में जो ओव्यूल का इंटेगुमेंट है वो किस में कन्वर्ट हो गया, सीड के अंदर, सीड कोड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ओव्यूल इंटेगुमेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड कोड के अंदर, सीड कोड के अंदर ही कन्वर्ट हो जाएगा। माइक्रोपाइल रीजन, जैसे अभी हमने बात करी थी, तो ये एक तो चेलेजल एंड था इसका और एक माइक्रोपाइल एंड था। तो माइक्रोपाइल वाला जो रीजन है यहाँ पर लिखा हुआ है, ये माइक्रोपाइल क्या होगा, रिमेन्स एज स्मॉलर पोर, यानी जब सीड बन जाता है तो सीड बनने के बाद में जो माइक्रोपाइल होता है जिससे पोलन ट्यूब एंटर करती है, वो जो पोर होता है वो पोर सीड के अंदर भी प्रेजेंट रहता है स्मॉल पोर की फॉर्म में, जो क्या करता है उसी पोर के थ्रू, यानी जो पोर पाया जाता है सीड के अंदर, उसी पोर के थ्रू अंदर क्या करते हैं, वाटर जाता है, ऑक्सीजन जाता है। जब हम सीड को पुट करते हैं सोइल के अंदर, तो सीड के अंदर पानी या सीड के अंदर ऑक्सीजन कैसे जाएगी, जब वो जर्मिनेट करेगा तो जर्मिनेट करने के लिए ऑक्सीजन अंदर जाती है, वो उसी स्मॉल पोर से होकर जाती है। जो माइक्रोपाइल का जो पार्ट है वो किसमें, सीड के अंदर प्रेजेंट है। यहाँ पर लिखा हुआ है रिमेन्स एज ए स्मॉल पोर इन सीड कोड, सीड कोड के अंदर स्मॉल पोर की फॉर्म में प्रेजेंट रह जाता है, जो फैसिलिटेट करता है, क्या करता है, फैसिलिटेट एंट्री ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एंट्री को करता है और वाटर की एंट्री को। जब सीड जर्मिनेशन करता है, जब सीड स्प्राउट करता है, तो सीड की स्प्राउटिंग या जर्मिनेशन के टाइम पे उसको ऑक्सीजन और उसको वाटर सप्लाई करने के लिए जिस एंट्री होती है जहां से, उस पोर को क्या नाम होता है, माइक्रोपाइल वाला ही पोर होता है, जो सीड कोड के अंदर भी प्रेजेंट होता है। ये तो हमने बात करी किसकी, सीड के डेवलप या सीड के एंडोस्पर्म सीड हो गया, सीड की स्ट्रक्चर की। यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट टर्म में सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी की बात करें तो सीड डोरमेंसी एक ऐसा पीरियड है, अगर हम बात करें कि सीड डोरमेंसी का मतलब क्या होता है कि कुछ सीड्स होते हैं, जैसे बात करें मोस्ट ऑफ द सीड के अंदर ही पाए जाते हैं कि कुछ सीड अपनी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को स्टॉप कर देते हैं और एक कंडीशन में चले जाते हैं, एक स्टेट में चले जाते हैं। उस स्टेट को नाम देते हैं डोरमेंसी, यानी बिल्कुल अपनी सारी एक्टिविटीज बंद कर दी, एकदम न्यूट्रल हो जाएंगे, एकदम ऐसे बात करें इनएक्टिव हो जाएंगे। तो उस जो सिचुएशन में जो चले जाते हैं सीड, उस सिचुएशन को बोलते हैं सीड डोरमेंसी। यहाँ पर लिखा हुआ है आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ सीड इट्स वाटर कंटेंट रिड्यूस, यानी जब सीड मैच्योर हो जाता है तो मैच्योर होने के बाद में सीड के अंदर जो वाटर कंटेंट है वो रिड्यूस हो जाता है, और रिड्यूस होकर बात करें तो कितना रह जाता है, 10 to 15% मॉइस्चर बाय मास, यानी जो उसका मास होता है उस मास के रेस्पेक्ट में उसके अंदर 10 से 15% मॉइस्चर रहती है प्रेजेंट, बाकी जो वाटर कंटेंट होता है वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ एम्ब्रियो स्लो डाउन, और उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है उन सभी एक्टिविटीज को वो क्या करते हैं, सीड स्लो कर देता है। ये जो पीरियड होता है, जो स्टेट होता है, उसको क्या बोलते हैं, डोरमेंसी। ठीक है ना। डोरमेंसी की बात करें, जैसे सीड को हम घरों के अंदर स्टोर करके रखा है तब तो सीड के अंदर से स्प्राउटिंग नहीं होगी, वो प्लांट नहीं बनाएगा। लेकिन जैसे ही हम सीड को ले जाकर के सोइल के अंदर डालेंगे और सोइल के अंदर उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, यानी टेम्परेचर मिल गया उसको, पानी मिल गया उसको, मॉइस्चर मिल गया उसको, सभी चीजें मिल गई। तो जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, कौन कौन सी फेवरेबल कंडीशन है, एडेक्वेट मॉइस्चर है, ऑक्सीजन है, टेम्परेचर है, ये सभी चीजें मिलेगी तो जो सीड है वो क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा और एक नया प्लांट का फॉर्मेशन करेगा। यानी सीड के
वो पीरियड जिसमें सीड स्प्राउट नहीं कर रहा है या जर्मिनेशन नहीं कर रहा है, वो जो पीरियड होगा उसको बोलते हैं सीड डोरमेंसी। और जब सीड को फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो फेवरेबल कंडीशन में सीड जर्मिनेट करेगा और एक नया प्लांट, एक रियल प्लांट फॉर्मेशन करेगा, उसको बोलते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड। यहाँ पर लिखा हुआ है नोट के अंदर ओव्यूल और ओवेरी, जो जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल और ओवेरी होगी वो ट्रांसफॉर्म साइमल्टेनियसली इनटू सीड एंड फ्रूट। यानी ये जो स्ट्रक्चर होगी, अगर हम बात करें ओव्यूल की, तो ओव्यूल के अंदर ओवेरी है या ओव्यूल है, ये अगर हम बात करें जो ओव्यूल है वो या फिर ओवेरी, ये साइमल्टेनियसली किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? ओव्यूल तो कन्वर्ट होता है किसके अंदर? सीड के अंदर, और जो ओवेरी वो किसमें कन्वर्ट होती है? फ्रूट के अंदर। ये दोनों प्रोसेस होते हैं वो साथ साथ होते हैं। अब जैसे यहाँ पर अपने छोटी क्लास में या 11th क्लास की बात करें, तो 11th क्लास के अंदर जब हमने ग्रोथ वाला चैप्टर पढ़ा है, प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन्स वाला, तो उसके अंदर हमने एक हार्मोन पढ़ा था जिसका नाम है ABA, एब्सिसिक एसिड या स्ट्रेस हार्मोन इसको बोलते हैं। ये क्या करता है? सीड के अंदर डोरमेंसी क्रिएट करता है, यानी सीड को डोरमेंसी पीरियड में ले जाता है। उनको कंडीशन को फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती है तो डोरमेंसी पीरियड ले जाता है, इनएक्टिव कर देता है उनकी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को। तो ये क्रिएट किसके द्वारा होती है? सीड डोरमेंसी एब्सिसिक एसिड की हेल्प से। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा जर्मिनेशन ऑफ सीड। हमने सीड के अंदर सीड की स्ट्रक्चर देख ली, सीड के एंडोस्पर्म के बेसिस पे सीड के टाइप्स देख ली हमने, फिर हमने सीड की स्ट्रक्चर देखी। अब हम बात करते हैं सीड के जर्मिनेशन की, या सीड जर्मिनेट कैसे करेगा। जैसी सीड को ले जाकर हम घरों से या फैक्ट्रियों से ले जाकर के जैसी सोइल के अंदर डालेंगे, और सोइल के अंदर डालने पर हमको प्रॉपर टेम्परेचर मिलेगा, प्रॉपर पानी मिलेगा, प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगा, यानी सारी फेवरेबल कंडीशन मिलेगी। जैसे अगर हम बात करें, हम अपनी बॉडी की बात करें, हम अपनी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन देंगे या प्रॉपर कंडीशन रखेंगे तो सारी चीजें हमारी प्रॉपर ग्रो करेगी। ऐसी सेम सीड के साथ में अगर सीड को प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलेगा, प्रॉपर फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, उनको पानी भी मिलेगा, उनको ऑक्सीजन भी मिलेगा, सारी चीजें सफिशिएंट अमाउंट में मिल रही है, तो इस कंडीशन में क्या करेगा? सीड जर्मिनेट करेगा और नया प्लांट, यंग प्लांट का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर लिखा फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इन फेवरेबल कंडीशन, यानी एम्ब्रियो का फेवरेबल कंडीशन में फॉर्मेशन होने का जो प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम यहाँ पर? जर्मिनेशन ऑफ सीड। जर्मिनेशन ऑफ सीड की बात करें तो 3 तरह का जर्मिनेशन होता है। यहाँ पर हम बात करें एपिजियल जर्मिनेशन, हाइपोजियल जर्मिनेशन और विविपेरस जर्मिनेशन। एपिजियल जर्मिनेशन में क्या होगा? ड्यू टू हाइपोकोटाइल, यानी अगर हम बात करें, अभी हमने सीड के अंदर देखा था एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल स्ट्रक्चर देखे थे, तो वो जो हाइपोकोटाइल स्ट्रक्चर है यहाँ पर लिखा हुआ है ड्यू टू हाइपोकोटाइल ग्रोथ या इलोंगेशन कोटिलिडन पुश्ड आउट, यानी जो सीड है उस सीड के अंदर जो हाइपोकोटाइल या एपिकोटाइल स्ट्रक्चर है वो उनको जैसे ही क्या होगा, वो हाइपोकोटाइल क्या करेगा? ग्रो करेगा, या हाइपोकोटाइल के अंदर ग्रोथ होने की वजह से उसका इलोंगेशन होगा, तो इलोंगेशन होने की वजह से वो क्या करेगा? कोटिलिडन जो है उसके अंदर, सीड के अंदर, उन कोटिलिडन्स को बाहर प्रोड्यूस करेगा, बाहर पुश आउट कर देगा। इसकी वजह से कौन सा जर्मिनेशन होगा? एपिजियल जर्मिनेशन। यानी हाइपोकोटाइल जब पुश कर रहा है, हाइपोकोटाइल पुश करने की वजह से जो कोटिलिडन्स है वो बाहर आ रहे हैं, तो इस कंडीशन का, इस जर्मिनेशन को क्या बोलते हैं? एपिजियल जर्मिनेशन। जैसे कैस्टर है, टैमरिंड है, या फिर अगर हम बात करें बीन, इनके अंदर जो है वो कौन तरह का जर्मिनेशन पाया जाता है? एपिजियल जर्मिनेशन। ये जो सीड्स होते हैं कैस्टर या टैमरिंड या बीन के अंदर। दूसरा है हाइपोजियल जर्मिनेशन। हाइपोजियल जर्मिनेशन की बात करें तो जो एपिकोटाइल है, अब वो एपिकोटाइल क्या करेगा? वो पुश करेगा और कोटिलिडन्स को बाहर स्प्राउट करेगा। तो यहाँ पर लिखा ड्यू टू एपिकोटाइल ग्रोथ प्लोम्यूल्स कम आउट फ्रॉम ग्राउंड, यानी प्लोम्यूल्स जो होती है उससे क्या है कि बाहर निकलेंगी, और यहाँ पर लिखा हुआ है कोटिलिडन्स रिमेन्स अंडरग्राउंड, यानी इसके अंदर कोटिलिडन्स जो होते हैं, जैसे मान लो ये सीड है, ये सीड के अंदर ये कोटिलिडन है, तो सीड के अंदर जो अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे लिखा है कि एपिकोटाइल होगा, इस एपिकोटाइल की वजह से जो प्लूम्यूल होगा इसके अंदर का, सीड के अंदर, वो प्लूम्यूल से बाहर आ जाएगा, और प्लूम्यूल से किसका फॉर्मेशन होता है? फ्यूचर शूट का। लेकिन जो इसके कोटिलिडन होते हैं वो कोटिलिडन अंडरग्राउंड ही रहते हैं। इस तरह के जर्मिनेशन को क्या बोलते हैं? हाइपोजियल जर्मिनेशन। एग्जांपल है मेज, राइस, व्हीट, पी, ग्राम, ग्राउंडनट या सॉरी पीनट, इनके अंदर कौन सा पाया जाता है? हाइपोजियल जर्मिनेशन। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट जर्मिनेशन जो है वो विविपेरस जर्मिनेशन। विविपेरस जर्मिनेशन की बात करें तो ये केवल और केवल पाया जाता है मैंग्रोव जो वेजिटेशन होती है, मैंग्रोव वेजिटेशन का ये स्पेसिफिक फीचर है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि मैंग्रोव वेजिटेशन के अंदर ही क्या पाया जाता है? विविपेरस जर्मिनेशन। या विविपेरस जो सीड जर्मिनेशन है वो पाया जाता है किसके अंदर? मैंग्रोव वेजिटेशन के अंदर। जैसे अगर हम बात करें तो ये कहाँ पाया जाता है? तो मैंग्रोव जो होती है जनरली पाए जाते हैं मडी या सलाइन कंडीशंस होती है, मडी कंडीशन या सलाइन कंडीशन जब उनको मिलेगी तब वो क्या करता है? ग्रो करता है। एग्जांपल यहाँ पे लिखा है वेजिटेशन का कौन सा है? राइजोपस। तो राइजोपस के अंदर जो जर्मिनेशन होगा सीड का, राइजोपस का जो सीड होगा वो किस तरह का जर्मिनेशन शो करेगा? विविपेरस जर्मिनेशन, ठीक है ना।
फिर एक नोट लिखा है यहाँ पर कि विविपेरस जर्मिनेशन जो है, विविपेरस जर्मिनेशन के अंदर क्या होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है जर्मिनेशन अकर्स इनसाइड द फ्रूट, यानी जो सीड है वो फ्रूट के अंदर ही है और वहीं जर्मिनेट करेगा। इस तरह की जो कंडीशन होती है, इस तरह का जो जर्मिनेशन होता है, इस जर्मिनेशन को बोलते हैं इन सिटो जर्मिनेशन, यानी फ्रूट के अंदर ही सीड की जर्मिनेट कर रहा है। तो इस तरह के जर्मिनेशन को क्या बोलते हैं, इन सिटो जर्मिनेशन। और ये जो इन सिटो जर्मिनेशन पाया जाता है, कौन सा जर्मिनेशन है, विविपेरी जर्मिनेशन, जो एग्जांपल हमने देखा ट्राइजोपस के अंदर, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है सीड से रिलेटेड है, सीड वायबिलिटी। सीड वायबिलिटी क्या है, तो सीड वायबिलिटी वो टाइम पीरियड है जब तक सीड जर्मिनेट कर सकता है, यानी जब तक सीड एक नया प्लांट बना सकता है। जैसे मान लो हमारे पास सीड मिले, अब सीड लेकर के हमने कुछ दिन रख दिया उनको, तो कितने दिनों तक वो रख सकता है कि उसके बाद भी वो क्या करे, जर्मिनेट करे, उसके बाद भी उसमें वो ताकत है कि वो नया प्लांट बना सकता है। तो वो जो टाइम पीरियड है सीड का, उस टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, सीड वायबिलिटी। यहाँ पर लिखा हुआ है पीरियड फॉर विच सीड रिटेन एबिलिटी टू जर्मिनेट, यानी सीड के अंदर पाई जाने वाली वो एबिलिटी जिसने टाइम के बाद या जिस पीरियड के बाद भी सीड क्या कर सकता है, जर्मिनेट कर सकता है और एक नया प्लांट बना सकता है, उस टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, सीड वायबिलिटी। जैसे हम एग्जांपल बात करें, ऑक्जेलिस जो प्लांट है, इस ऑक्जेलिस प्लांट के जो सीड है उसकी जो वायबिलिटी होती है, सीड वायबिलिटी वो फ्यू मंथ है, कि कुछ मंथ तक ही उसको रखा जा सकता है, कुछ मंथ के बाद में सीड खराब हो जाएंगे और उससे हम नया प्लांट नहीं बना सकते। इसके अलावा अगर हम बात करें सीड वायबिलिटी की, तो दो यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं एनसीईआरटी के अंदर, एक तो है ल्यूपिनस आर्क्टिकस और एक है फोनिक, जिसको हम डाइट बोलते हैं। तो ल्यूपिनस आर्क्टिकस जो है, अगर हम बात करें तो ये सीड जो है ना, ये पहली बार फाउंड किया गया था कहाँ पर, आर्कटिक टुंड्रा पे, आर्कटिक टुंड्रा जो रीजन होते हैं वहां पर ये पाया गया है। और अगर हम बात करें तो लगभग 10,000 साल के बाद, यानी 10,000 साल के बाद अगर हम बात करें तो ये जो सीड है 10,000 साल पुराना है, लेकिन 10,000 साल के बाद भी ये सीड जर्मिनेट कर रहा है। तो इस सीड की वायबिलिटी की बात करें, कौन सा सीड है, ल्यूपिनस आर्क्टिकस, 10,000 साल इसकी मानी जाती है क्या, सीड वायबिलिटी की, 10,000 साल के बाद भी ये सीड जो है वो जर्मिनेट करेगा और नया प्लांट बना सकता है। ऐसी अगर हम बात करें, दूसरा सीड यहाँ पर जो पाया गया है वो है फोनिक्स, जिसका नाम है डर्ट फोनिक डेक्टाइलिकस होता है इसका पूरा नाम। अगर हम बात करें तो ये पाया गया है नियर डेड सी, जो डेड सी है, डेड सी के अंदर पाया गया है, जिसके अंदर बात करें डेड सी के अंदर एक पैलेस है जिसका नाम है किंग होरार्ड पैलेस। उस किंग होरार्ड पैलेस के पास में ये पाया गया है। और ये अगर बात करें तो इसकी जो सीड वायबिलिटी बताई गई, वो बताई गई कि 2000 साल, नहीं 2000 साल पुराना ये सीड है और 2000 साल के बाद भी इसने जर्मिनेट करके एक नया प्लांट बना दिया, नया डेड प्लांट बना दिया। तो इसकी जो सीड वायबिलिटी मानी गई है फोनिक की, वो कितनी मानी गई है, 2000 साल। तो किसी भी सीड की वो टाइम पीरियड जितने समय के बाद वो जर्मिनेट कर सकता है, वो क्या कहलाती है, उसकी सीड वायबिलिटी, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है, अब किसी भी अगर हम बात करें कि सीड कितने बनेंगे, नंबर ऑफ सीड की बात करें तो सीड का जो डेवलपमेंट है वो किससे हो रहा है, ओव्यूल से। तो सीड जितने नए कितने नंबर में सीड बनेंगे, तो वो डिपेंड करता है या तो वो ओव्यूल जो होंगे, ओव्यूल होंगे उसके बराबर सीड फॉर्मेशन होगा, या फिर ओव्यूल से कम। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ ऑर्चिड प्लांट की बात करें तो ऑर्चिड प्लांट के अंदर 1000 ऑफ ओव्यूल होते हैं, तो 1000 ऑफ सीड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर अगर बात करें ओरोबेंके और स्ट्राइगा की बात करें, ये दो प्लांट है, तो ये पैरासिटिक प्लांट होते हैं। इनके सीड्स की बात करें तो बहुत टीनी सीड्स होते हैं, लेकिन ये टाइनी सीड्स होते हैं, वो एक बड़े प्लांट को भी फॉर्म कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पर लिखा है जैसे फाइकस ट्री है, तो फाइकस ट्री के अंदर भी छोटे छोटे सीड्स पाए जाते हैं, लेकिन वो एक बड़ा प्लांट बना सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सीड डेवलप्ड लार्ज ट्री। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है डेवलपमेंट ऑफ ओवेरी इनटू फ्रूट। ये लास्ट टॉपिक हमारा रह रहा है इस चैप्टर का। अगर हम बात करें पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर, पहला पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर क्या हुआ, जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुआ। दूसरा, इसके बाद में हमने बात करें प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो थी वो एंडोस्पर्म के अंदर कन्वर्ट हुई। तीसरा हमने बात करी ओव्यूल, किसमें कन्वर्ट हुआ, सीड के अंदर। और लास्ट है ओवेरी जो होती है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट के अंदर, ठीक है ना। तो फर्टिलाइज्ड जो ओवेरी होगी, फर्टिलाइज्ड ओवेरी किसका फॉर्मेशन करेगी, फ्रूट का। अगर हम बात करें तो ओवेरी की जो वॉल होगी, उस ओवेरी की वॉल को जो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी ओवेरी, तो फ्रूट वॉल में नाम देंगे उसको पेरिकार्ड। अब हम बात करें टाइप्स ऑफ फ्रूट की, डेवलपमेंट यानी किस स्ट्रक्चर से फ्रूट का डेवलपमेंट हो रहा है, ओवेरी से डेवलपमेंट हो रहा है या किसी और स्ट्रक्चर से, या फ्लावर के किसी और पार्ट से फॉर्मेशन हो रहा है फ्रूट का। तो इस टाइप पर, इस बेसिस पर हमने जो फ्रूट्स हैं उनको 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। जब वो फ्रूट का फॉर्मेशन केवल और केवल सिर्फ ओवेरी से हो रहा है, तो इस तरह के फ्रूट को क्या बोलते हैं हम, ट्रू फ्रूट्स। इसके अलावा अगर हम बात करें फ्रूट का जो फॉर्मेशन है ओवेरी के अलावा, ओवेरी से तो हो रहा है, ओवेरी के साथ साथ कोई और पार्ट भी उसमें अंदर इन्वॉल्व है,
फ्लावर के कुछ और पार्ट भी अगर उसके अंदर इन्वॉल्व है तो इस तरह के फ्रूट को क्या बोलते हैं हम फॉल्स फ्रूट। जैसे एग्जांपल यहाँ पर फॉल्स फ्रूट्स के एप्पल है, स्ट्रॉबेरी, पियर, कैस्टर, ये सब फॉल्स फ्रूट है। नहीं, ओवेरी और ओवेरी के अलावा अदर पार्ट, फ्लोरल पार्ट से भी इनका डेवलपमेंट हुआ है। तीसरा जो फ्रूट है वो है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट ऐसे फ्रूट होते हैं जिनको बिना फर्टिलाइजर यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन के अगर फ्रूट का डेवलपमेंट हो रहा है तो इस तरह के फ्रूट्स को बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। और ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। यहाँ पर लिखा हुआ बनाना, ग्रेप्स, ये जो फ्रूट बनाए गए हैं ये किससे बनाए गए हैं? ये पार्थेनोकार्पिक यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन के भी क्या हुआ है इनका डेवलपमेंट। ठीक है ना। इसके बाद इस चैप्टर का ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का लास्ट टॉपिक था, डेवलपमेंट ऑफ ओवरी इनटू फ्रूट। और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एपोमिक्सिस या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, चैप्टर का नाम था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली बात करें तो फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर ही पाया जाता है, लेकिन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है। और फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम नाम देते हैं एपोमिक्सिस। एपो का मतलब अगर हम बात करें तो ये दो वर्डों से बना हुआ, एपो मतलब विदाउट और मिक्सिस का मतलब है फ्यूजन। नहीं, विदाउट फ्यूजन या विदाउट फर्टिलाइजेशन के जब डेवलपमेंट हो रहा है नए प्लांट का तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? एपोमिक्सिस या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एपोमिक्सिस की बात करें तो एपोमिक्सिस क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक टाइप है। यानी यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी के अंदर, एपोमिक्सिस इज ए फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नहीं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है एपोमिक्सिस जो किसको मिमिक करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। मिमिक मतलब उसकी मिमिक्री करता है, उसके जैसे इवेंट होते हैं इसके अंदर। ठीक है। यहाँ पर दूसरा लिखा है सम स्पीशीज ऑफ एस्ट्रेसियन ग्रासेस। ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एपोमिक्सिस जो पाया जाता है फ्लोरिंग प्लांट्स के अंदर, तो कौन कौन से हैं? तो एस्ट्रेसी फैमिली या फिर अगर बात करें कुछ ग्रासेस फैमिली के अंदर ये एपोमिक्सिस की प्रोसेस जो है पाई जाती है। स्पेशल मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड एपोमिक्सिस। यानी इसमें सीड का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन के सीड बन रहा है नया। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन के अगर सीड बन रहा है तो इस तरह की फिनोमेना वो इस तरह की प्रोसेस को बोलते हैं एपोमिक्सिस, जो ये फ्लोरिंग प्लांट्स के द्वारा शो की जाती है। ऑफस्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमने पहले भी पढ़ा होगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग्स बनती है वो क्लोन कहलाती है, क्योंकि उनका जेनेटिक अगर हम बात करें तो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? सिमिलर। ठीक है ना। और लास्ट टॉपिक हम बात करते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। किसी एक सीड का सिंगल सीड के अंदर एक सीड है, लेकिन एक सीड के अंदर जब कई सारे एम्ब्रियोज प्रेजेंट हो, मेनी एम्ब्रियो प्रेजेंट इनसाइड सिंगल सीड आर नोन एज प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी की बात की तो पहली बार पॉली एम्ब्रियोनी जो देखी गई थी वो किसमें देखी गई थी? सिट्रस सीड के अंदर। सिट्रस के अंदर पॉली एम्ब्रियोनी देखी गई थी, ऑरेंज के अंदर। इसलिए यानी एक ही सीड था लेकिन एक सीड के अंदर कई सारे एम्ब्रियो प्रेजेंट है। पॉली एम्ब्रियो की बात करें तो कॉमनली कुछ इसमें पाई जाती है जिम्नोस्पर्म का स्पेसिफिक फीचर है कि जिम्नोस्पर्म के अंदर ये पाई जाती है, लेकिन कुछ एंजियोस्पर्म भी है जो पॉली एम्ब्रियोनी शो करते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर कौन कौन से हैं? ऑरेंज है, लेमन है, या निकोटियाना जो है तंबाकू जो होता है ना, तो निकोटियाना उसका साइंटिफिक नाम था। तो इनके अंदर क्या है? ये एंजियोस्पर्म प्लांट है, लेकिन इनके अंदर भी पॉली एम्ब्रियोनी देखी गई है। मोस्टली पॉली एम्ब्रियोनी जो फीचर है कॉमनली किसमें पाई जाती है? वो पाई जाती है जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर, लेकिन कुछ एंजियोस्पर्मिक सीड के अंदर भी पाई जाती है, जैसे ऑरेंज, लेमन और निकोटियाना। एक लास्ट नोट लिखा हुआ है यहाँ पर, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी इज आल्सो एग्जांपल ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी। यानी एक टाइप है पॉली एम्ब्रियोनी का ही, जिसको नाम देते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, in which additional number of embryos are formed from nucellus और integument। यानी सीड के अंदर हम बात करें तो न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस या इंटीग्यूमेंट रहते हैं, इनसे अगर किसका फॉर्मेशन हो रहा है? एक से ज्यादा एम्ब्रियोज का डेवलपमेंट हो रहा है, एक से ज्यादा एम्ब्रियो बन रहे हैं, तो इस तरह की पॉली एम्ब्रियोनी को बोलते हैं एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी, जो किसके अंदर पाई जाती है? जनरली कुछ प्लांट्स के अंदर ये जनरली देखने को मिलती है। ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, तो हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। ठीक है। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है